जरा देखिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, ये आपको ये स्पष्ट कर देगी कि असल में जिन नामों की चर्चा हो रही है उसके पीछे वजह क्या है। मंत्रिमंडल विस्तार नजर कहां है अब की बार 2 साल में? 2019 में शपथ लेने के बाद पहली बार ये मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे की वजह क्या, कौन सी वो वजह है जिसके चलते मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और अभी क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने वाला है, बिहार में अपने अलाइज को खासतौर से जेडीयू को अकोमोडेट किया जा सकता है, पश्चिम बंगाल लेटेस्ट नतीजों के बाद वहां पर भी कई चीजें ऐसी हैं जो सरकार को ध्यान में रखनी है और इसके चलते उसको तरजीह मिल सकती है। बिहार जैसा मैंने आपको बताया है ही, उत्तराखंड में भी अभी आप देख रहे हैं कि सियासी उठापटक वहां लगातार चल रही है और आने वाले दिनों में उसको चुनाव में भी जाना है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के अलायंस से अलग होने के बाद, एनडीए से अलग होने के बाद वहां पर अपना मास बेस बढ़ाने के लिए, नेताओं को प्रोमिनेंस देने के लिहाज से खासा काम किए जाने की जरूरत है। तो इसमें मुख्य तौर पर आप जो देख रहे हैं वो ये है कि उन जगहों पर, उन राज्यों पर निगाहें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाए जाने की जरूरत है, उन जगहों पर निगाहें हैं जहां चुनाव है, उन जगहों पर निगाहें हैं जहां पर अपने अलाइज को, अपने सहयोगियों को लाकर उनको भरोसे में लेना है, उनका भरोसा एनडीए के साथी के तौर पर और बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन तमाम जगहों पर सरकार का ध्यान है, सोर्सेस ऐसा कह रहे हैं। वो कौन से नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही है और किन पर लगभग ठप्पा लग चुका है वो भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपका परिचय करा दूं आज के मेहमानों से और उनसे हम समझेंगे इस समय क्यों हो रहा है, इसके मायने क्या है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। गुरु प्रकाश पासवान प्रवक्ता हैं, एकेडमिशियन हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सधे तरीके से अपनी बात रखते हैं। गुरदीप सिंह सप्पल, जिनको मीडिया में काम करने का भी अनुभव है, प्रवक्ता के तौर पर भी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखते हैं, समृद्ध अनुभव फिल्म मेकर के तौर पर भी उनका। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता। एक बार फिर से स्वागत है अनुराग भदौरिया जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप उनके विश्लेषणों को ध्यान से सुनेंगे तो नीर क्षीर विवेक के साथ वो एनालाइज करते हैं चीजों को। और विनोद शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उनकी पारखी निगाहों से हम ये समझेंगे कि असल में जो होने वाला है वो एक्चुअली क्यों होने वाला है। लेकिन सबसे पहले उन्हीं से समझ लें जो ये करने वाले हैं। गुरु प्रकाश पासवान साहब, क्या इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है और इस समय क्यों? नहीं, देखिए दिनेश जी, ऐसा है कि भविष्य के गर्भ में है और चीजें 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएंगी। और लगातार हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि वो चाहे समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, हर एक क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व हो, पुरुष महिला अनुपात उचित हो, तो भागीदारी सबकी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए। और पिछले दिनों हम जानते हैं जिस प्रकार काफी दुखद रहा, रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हुआ, तो कुछ पोजीशंस रिक्त थी, उन पोजीशन को फिलअप करने के लिए ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, जो कि बहुत ही रूटीन मामला है। इसमें बहुत ज्यादा रीडिंग या मिसरीडिंग करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल जो मैंने समझा था कि आप इसका जवाब जिस तरीके से देंगे, अमूमन मतलब बिल्कुल उसी लाइन पर आपने ये बात कही। लेकिन मुझे लगता है कि जब स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथियों का चयन करते हैं, रिशफल करते हैं, विस्तार करते हैं, तो अक्सर नागरिक शास्त्र में या आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हुए लोग जो पढ़ाई करते हैं, एक्चुअली व्यावहारिक चीज़ें उससे काफ़ी अलग होती हैं। वो व्यावहारिक पहलू समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमोद राय, उनके पास में चलूं, जरा समझ लूं कि इस समय आज भी एक ये चर्चा आ रही थी कि 8 तारीख को ये हो सकता है, उसके पहले 6 तारीख को बैठक महत्वपूर्ण है और चीजें लगभग फाइनल हो चुकी हैं। अमोद, क्या ऐसा है? बिल्कुल देखिए, बैठक अभी भी चल रहा है। बीएल संतोष पहुंचे हैं जेपी नड्डा के घर पे, जहां मंथन चल रहा है। और थोड़ी देर पहले थावरचंद गहलोत, जो आज राज्यपाल घोषित किए गए हैं, वो भी पहुंचे हैं। तो जो परिवर्तन का दौर है, जो सरकार और संगठन के बीच समन्वय है, वो जारी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है वो ऐसे समय में हो रहा है कि आगे 5 राज्यों में चुनाव होना है और उन चुनावों में किसको ज़्यादा तरजीह मिलेगी उस पर वोट बैंक भी निर्भर करता है। खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, इसके अलावा ये है वो व्यवहारिक पक्ष जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी अमोद जी। आपने जो चुनावी राज्यों की बात की, इसी का मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, ये मीटिंग दर मीटिंग जो हो रही है, 20 जून को एक बैठक हुई, 2 साल के कामकाज की समीक्षा के संदर्भ में कहा गया कि, और उसके बाद हमने देखा दिल्ली में कई नेताओं की दौड़, कई मुलाकातें, ये सब जो चला है,
ये माथापच्ची क्या दिखाती है? इतना मेटिकुलस काम कर रही है सरकार अपने सहयोगियों के चयन के लिए, या कहीं कोई पेच फंसता है, बार बार कई पेच फंसते हैं, उनको सुलझाने के लिए बैठकें होती हैं? देखिए दिनेश, मैं बताऊं आपको कि जो बैठकों का सिलसिला है, कई रिपोर्टेड हुई हैं, कई रिपोर्ट नहीं हुई, और पिछले एक महीने में कम से कम 20 बार ये बैठकें हुई हैं। अलग अलग नेता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इसमें सब में इन्वॉल्व रहे हैं और काफ़ी समीक्षा की गई है। और समीक्षा के बाद ये बैठकों का जो निचोड़ है अब परसों दिखेगा आपको कि किस तरह से केंद्र सरकार में जो मंत्री लिए जा रहे हैं। लगभग 45 से 50 नामों को सूत्र जो बताते हैं, धीरे मैं आपको बताऊं कि 45 से 50 नामों पर कंसिडरेशन था, और उसमें से 28 से 29 नाम सीरियसली ये इन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 मंत्री ऐसे हैं जिनको संगठन में भेजा जा सकता है। तो ये एक चर्निंग है। इसको करने के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि जो सही बात है, सही लोग हैं वो आगे आए, जो लोग जो सही लोग हैं वो सामने आए। और आपने कहा कि 10 लोग करीब ऐसे हैं जो वापस भेजे जा सकते हैं, मंत्रिमंडल से संगठन में भेजे जा सकते हैं। क्या इनको लेकर ये नजरिया बनाया जाएगा कि इनका रिपोर्ट कार्ड उतना अच्छा नहीं था, या ऐसे नहीं देखा जा सकता? अगर मेरिट के आधार पर आप किसी को अकोमोडेट करते हैं, अगर सीधी सी लाइन यही है कि मेरिट और रिप्रेजेंटेशन, उस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन, अगर यही बात है तो जिसको आप हटा रहे हैं, क्या वो रिप्रेजेंटेशन के मामले में या मेरिट के मामले में कमतर पाया गया क्या? गुरुप्रकाश पासवान साहब, इसका जवाब लेकर फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात दिनेश जी आपने उठाई है। ये दो जो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर अक्सर डिटरमिन करते हैं कि भाई मेरिट और रिप्रेजेंटेशन, और इन मामलों में हमें समझने की आवश्यकता है। अभी आपके डिबेट पे आने से पहले मैं लाइव मिंट की एक रिपोर्ट को देख रहा था, और आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। उसमें कहा गया कि जो 2019 में कैबिनेट बना था दिनेश जी, उसमें 78% लोग ग्रेजुएट्स थे। तो एफिशिएंसी का ये जो मेरिट का आप संदर्भ दे रहे हैं, वो वहां पे उसका ध्यान रखा गया। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि तो 2019 का कैबिनेट था, वो ऐतिहासिक रूप से 1952 से लेकर के अभी तक एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, इन तीनों के अनुपात में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने वाला एक कैबिनेट था। उस रिपोर्ट में सहयोगियों की बात भी छपी है क्या? अलाइज की बात, उनको कितना अकोमोडेट किया आपने उस समय, कितनी सुनी उनकी, अब कितनी सुनने के लिए तैयार हैं आप? मैं आपसे समझूंगा, उसका भी जिक्र है, क्या मैं आपके पास लौटूंगा। गुरदीप सिंह सप्पल, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? गौतम जी, ये मोदी जी की सरकार है, इसमें कैबिनेट की फंक्शनिंग तो कब की खत्म हो चुकी है। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो इस सरकार को चलाता है। मंत्रियों के पास ना तो काम रहता है, ना ही मंत्रियों का इतना रोल रहा इस सरकार के अंदर। इसलिए पिछले 1 साल में कई मंत्रियों पे 4 मंत्रालय भी रहे देश में, तो कोई फर्क नहीं पड़ा देश को। अभी जो हो रहा है उसको हम दूसरी नजर, पॉलिटिकल नजर से ही देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कई स्टेट्स में विद्रोह की बातें, असंतोष की बातें उभर रही हैं। कर्नाटक में झगड़ा, उत्तराखंड में झगड़ा, गुजरात में झगड़ा, राजस्थान में झगड़ा, मध्य प्रदेश में झगड़ा। तो एक पॉलिटिकल जो एक्सरसाइज की जा रही है कि अब कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल करे, वो जरूरी है। जो कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि पिछले 2 साल के अंदर हमने कैबिनेट फंक्शनिंग नहीं देखी है देश के अंदर। बहुत सारे ऐसे कैबिनेट फंक्शनिंग वाली बात का जवाब दूंगा मैं गुरदीप जी, लेकिन इनके पास तो चलिए ये रेमेडी है कि अगर इनके झगड़े हो रहे हैं राज्यों में, तो चलिए केंद्र में ये दवाई कर लेंगे। आपके झगड़ों की बात जो हो रही है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में, उन झगड़ों की रेमेडी कैसे करेंगे आप? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।